मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मतदान में केवल 24 घंटे का समय बचा है। आज ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया और आज डोर टू डोर पार्टियां कैंपेन करेंगी और लोगों से मतदान की अपील करेंगी। उत्तराखंड में 100 निकायों में 5000 से अधिक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और अब कल यानी कि 23 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना कर दिया गया है। 100 निकायों में 5000 कैंडिडेट इस वक्त अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उत्तराखंड में शहरों का सरताज कौन होगा और इसके लिए 23 जनवरी को वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र और 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत मिलाकर कुल 100 निकायों के 1282 वार्डों में वोटिंग होनी है। वोटिंग ड्यूटी में 16000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं, तो सुरक्षा में 25000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में कुल 445 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य के कुल 1282 पदों के लिए 4888 उम्मीदवार मैदान में हैं। देश में जो 100 निकाय हैं, 100 नागर निकाय हैं, उनमें निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। कुल 1515 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 3394 मतदान स्थल हैं। 100 निकायों में लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 412 अति संवेदनशील मतदान केंद्र श्रेणी में रखे गए हैं और 592 संवेदनशील श्रेणी में रखे गए। 11,200 पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसमें लगभग 24 कंपनियां पीएससी की भी लगाई गई हैं और साथ में सहायक बल के रूप में हमारे जो होमगार्ड्स हैं लगभग 4300 और 2500 पीआरडी और 300 वनकर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। तो अगर हम कुल फिगर देखें तो निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगभग 18,424 पुलिसकर्मी ये ड्यूटी करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, चुनाव प्रचार थम गया, डोर टू डोर कैंपेन आज है, कल वोटिंग होनी है। आज डोर टू डोर कैंपेन में जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, जनता के साथ सीधे संवाद करेंगे, लेकिन कल का दिन परीक्षा की घड़ी होगी और इसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए नीलू, आपने देखा कि कल जब चुनाव प्रचार का अंतिम समय था शाम 5 बजे, उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी मतदाताओं के बीच। बीजेपी ने कल 28 अपने स्टार प्रचारक उतारे थे, तो 38 से अधिक जनसभाएं और रोड शो बीजेपी ने किए, तो कांग्रेस ने भी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर में जगह जगह रोड शो और जनसभाएं की। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक टारगेट था कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचा जाए। और कल हमने देखा, अब जब चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अब डोर टू डोर कैंपेन का है 24 घंटे का समय पॉलिटिकल पार्टीज के पास होगा, तो आज डोर टू डोर कैंपेन पर जोर रहेगा। बीजेपी का कहना है कि उसने आज अपने जो तमाम विधायक हैं उनकी ऑनलाइन मीटिंग कॉल की है कि किस तरह से कल चुनाव का मैनेजमेंट होगा, कि हर एक मतदाता को वो पोलिंग बूथ तक खींच कर ले आए। करीब 1,500 के आसपास यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 30 लाख के आसपास वोटर्स इसमें अपना योगदान देंगे, वोट करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों का एक पूरा जोर रहेगा कि वो आज भी जो 24 घंटे का समय उनके पास बचा हुआ है, वो घर घर जाकर मतदाताओं को कन्विंस करे, अपनी बात उन तक पहुंचा सके। दूसरी जो बात है नीलू की, पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर एक बड़ी भी दिक्कत ये भी है निकाय चुनाव में कि कई जगह जो बागी उम्मीदवार हैं वो दोनों पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आपस में नेक टू नेक फाइट हर निकाय में दोनों पार्टियों के बीच है। इन दोनों ही पार्टियों के कई जगह जो बागी हैं वो गेम खराब कर रहे हैं। चाहे हम नगर निगम श्रीनगर की बात करें, वहां पर पॉलिटिकल बीजेपी से भी बागी मैदान में है, तो कांग्रेस से भी बागी मैदान में है। चाहे हम हरिद्वार की बात करें, रुड़की की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें,
हर जगह कहीं ना कहीं बागी जो है जो मैदान में हैं वो दोनों ही पार्टियों का बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। और आज इस 24 घंटे के अंतराल में दोनों ही पार्टियों की कोशिश रहेगी कि इन सीटों पर जहां जहां बागी मैदान में हैं, जो सीटें कमजोर लगती हैं पार्टियों को, वहां पर आज ज्यादा फोकस हमको देखने को मिल सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से। जी सुनील, एक चीज है, इस बार के निकाय चुनाव में हमने देखा, देखिए निकाय चुनाव की अपनी रंगत है और अपना मिजाज है, और इस बार खास तौर पर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पूरी ताकत झोंक रही है। नगर निगम में अगर उनका प्रभुत्व होता है तो बड़ी बात है, और इसको आगे के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं या आगे के राजनीतिक भविष्य से भी दोनों पार्टियां जोड़कर देख रही हैं। तो साख का सवाल हो गया है, बागी यहां पर दिक्कत कर रहे हैं, और देखिए ऐसे में जो बागी हैं अगर वो जीत कर आते हैं निर्दलीय बिना किसी से, तो वो बड़ा एक फैक्टर होगा इन दोनों पार्टियों के लिए कि कौन किसकी तरफ जाता है। बिल्कुल नीलू, ये लोकल बॉडी इलेक्शन है और 2027 भी नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो ये भी माना जा रहा है कि जो निकाय के जो इलेक्शन होंगे ये 2027 का सेमीफाइनल होंगे। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव में भी लोकल बॉडी इलेक्शन जो आमतौर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टीज इसे बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। हमने देखा कि पहली बार बीजेपी और कांग्रेस ने बाकायदा मैनिफेस्टो जारी किए हैं एक एक नगर निगम के लिए, एक एक निकाय के लिए। तो आप इससे समझा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कितनी गंभीरता से इस निकाय चुनाव को ले रही हैं, क्योंकि ये आगे का रोड मैप भी तय करेगा, 2027 का रोड मैप तय करेगा। तो इसको लेकर दोनों पार्टियों में बेहद गंभीरता से इस पूरे इलेक्शन को ले रहे हैं। और जहां तक बागियों की बात है, बीजेपी और कांग्रेस ने एक लंबा अंतराल बिताया बागियों को मनाने में। बीजेपी ने तो बाकायदा अपने 30 से अधिक नेता बाकायदा कोऑर्डिनेट बनाकर फील्ड में भेजे थे कि किसी तरह बागियों को समझाया जाए, उनको बैठाया जाए। एक हद तक दोनों ही पार्टियों को सफलता भी मिली, लेकिन अभी जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे नगर निगम, बहुत सारे निकाय ऐसे हैं जहां पर बागी उठे हुए हैं, मैदान में हैं और मजबूत स्थिति में हैं। दोनों ही दलों का, बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण वो बिगाड़े हुए हैं, गड़बड़ाए हुए हैं। अब देखना होगा कि कल जब 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 लाख वोटर्स हैं उनका क्या रुख रहता है। चलिए ठीक है सुनील, आपसे बातचीत होती रहेगी, जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी दिन ताबड़तोड़ रोड शो किए। सीएम धामी ने 3 जिलों के 4 शहरों में रोड शो किए। अन्य शहरों में रोड शो करने के बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में रोड शो किया, और इसके साथ ही बीजेपी ने आखिरी दिन 28 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा और पूरे राज्य में 38 रोड शो किए। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश भर में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। 3 जिलों में 7 घंटे के भीतर 4 जनसभाएं की। क्या कुछ रहा है? पूरे उत्तराखंड के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोग जैसे उन्होंने डबल इंजन लगाया, उसी प्रकार से निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह पर निगमों में, पालिकाओं में और पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। और ट्रिपल इंजन लगते ही तेज गति से विकास आगे बढ़ेगा, निकायों का विकास करेंगे। सारी सरकारें मिलकर एक दूसरे के सहयोग से सभी शहरों को, सभी निकायों को, सभी पालिकाओं को स्वच्छ बनाएंगी, अच्छी बनाएंगी। हर प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन सभी बुनियादी आवश्यकताओं पर हम काम करेंगे। देवभूमि के मतदाताओं का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, और इस चुनाव में भी पूरे उत्तराखंड में जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड में एक तरफा लोगों की शुभकामनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है, और हम ऐतिहासिक मतों से हर जगह पर जीतेंगे। देहरादून में जो राजधानी का हमारा निगम है, उस निगम में भी हमारे यहाँ के मेयर के प्रत्याशी श्री सौरभ थपलियाल, जो कि हमारे एक युवा प्रत्याशी हैं, स्वच्छ छवि के हैं और छात्र राजनीति से ऊपर उठे हैं, यहाँ भी जनता जो है भारी मतों से जिताएगी। और राजधानी को हम एक अच्छी राजधानी, स्वच्छ राजधानी, यहाँ पर जाम मुक्त राजधानी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्थाएं, यहाँ पर जो केबल हैं, ये अंडरग्राउंड केबल्स, इन सभी का निर्माण करेंगे, रिंग रोड बनाएंगे। और तमाम प्रकार के जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के
योजनाओं में उनको सम्मिलित करेंगे, आगे का प्लान बनाएंगे। सर क्या लगता है कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव का इम्पैक्ट दिल्ली में दिखाई देगा? देखिए, उत्तराखंड चूंकि दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में है और उत्तराखंड वासी वहां भी निवास करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड में निकायों में बड़ी जीत होगी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक 7 घंटे के भीतर 3 जिलों में 4 से अधिक जनसभाएं और बड़े मेगा रोड शो आयोजित किए। मुख्यमंत्री का कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी 11 के 11 नगर निगमों में जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया। रानीखेत के चिलियानौला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने पार्टी प्रत्याशी अरुण रावत के पक्ष में रोड शो किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। वहीं करण बाहरा ने कहा कि भारी संख्या में लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और लोगों ने परिवर्तन का मन अब बना लिया है। बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं। SSC भर्ती घोटाले में गड़बड़ करने वाला बीजेपी का जिला पंचायत का सदस्य हाकम सिंह, पटवारी के पेपर लीक में मुख्य आरोपी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार, और ये लगातार बहुत लंबे समय से देश को ठग रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऋषिकेश में कांग्रेस ने बड़ी जनसभा का आयोजन किया। कांग्रेस उम्मीदवार दीपक जाटव के समर्थन में यहां पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, ऋषिकेश से विधायक का चुनाव लड़ चुके जयेंद्र रमोला ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस उम्मीदवार दीपक जाटव का कहना है कि ऋषिकेश की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस बार ऋषिकेश में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। शानदार वातावरण है और ये वातावरण एक बदलाव का संकेत करता है और जबरदस्त बदलाव का संकेत करता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं में हम अधिकांश स्थानों पर जीतने जा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से। कांग्रेस ने जनसभा की आखिरी दिन यहाँ पर और दीपक जाटव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जनसभा हो चुकी और अब क्योंकि सीधे वोटिंग होनी है, आपको उम्मीद? देखिए, यहाँ पर आज ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है और अब तो ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केवल मुश्किल से अब तो 30 घंटे भी बाकी नहीं रह गए हैं। 23 तारीख को ये चुनाव होना है और जनता परिवर्तन का अपना मन बना चुकी है। अब जो 6 साल यहाँ पर रहे और वो उसमें जनता बहुत बुरी तरीके से त्रस्त थी। यहाँ पर जो भाजपा की मेयर थी, भाजपा के यहाँ पर 18 साल से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, तो उनके जो आपसी द्वंद्व का जो खामियाजा ऋषिकेश ने भुगता है। जो विकास कार्य यहाँ पर अब तक हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पाए और उस चूहा बिल्ली की जो दौड़ में या ऋषिकेश जो पिसता रहा है, तो अब की बार जनता ने अपना मन बना लिया है और पूरा परिवर्तन होकर रहेगा और निश्चित रूप से हम बहुत भारी मतों से यहाँ पर विजयी होंगे। दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 ऋषिकेश। और ऋषिकेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महेंद्र भट्ट ने शक्ति प्रदर्शन और रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में रोड शो निकाला और इस दौरान महेंद्र भट्ट के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी रामनगर और कुर्दवार में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। वहीं रोड शो में भारी संख्या में लोग आए। इस दौरान सांसद बलूनी ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होने वाली है। बलूनी ने यह भी कहा कि बीजेपी की लहर से कांग्रेस वाले भी हैरान और परेशान हैं। जिस तरह का उत्साह, जिस प्रकार का उमंग, जिस प्रकार का जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और जितना निरुत्साहित हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, वो देख के बहुत स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानीय निकायों के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर पंचायतों के चुनाव में जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ जीत। निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए नैनीताल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने शहर के बाजार और माल रोड में पुलिस टुकड़ी के साथ मार्च निकाला और संदेश दिया कि अराजक तत्व चुनाव में बाधा न डालें। रामनगर में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और 100% मतदान कराए जाने को लेकर मंगलवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया गया।
निकाय चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया गया है। बीते रोज भारत और नेपाल के अधिकारियों की इस मुद्दे पर मीटिंग हुई थी। दोनों मुल्कों को जोड़ने वाला झूला पुल मतदान के अगले दिन खुलेगा। इस दौरान इस बॉर्डर पर किसी भी तरह की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। मतदान कर बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए एसएसबी के साथ ही पुलिस की तैनाती भी की गई है। हम लोग जो है यानी आज शाम को 5 बजे से वो जो झूला पुल है उसको सील रखेंगे और चुनाव की जो मतदान प्रक्रिया पूरे होने तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10 बजे वजीरपुर विधानसभा में उनके प्रचार का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के पक्ष में रोड शो करेंगे। शाम को 6 बजे करावल नगर में सीएम प्रचार करेंगे। कपिल मिश्रा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि अच्छी खासी तादाद में दिल्ली में उत्तराखंडी है और इन्हीं को कहीं ना कहीं फोकस करके बीजेपी, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या सीएम योगी हो, इनको चुनावी मैदान में उतार रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई जगह पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। विकासनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण को रोक दिया। धूलकोट ग्राम पंचायत में क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत गांव के लोगों ने की, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। तो जब हमने कार्रवाई देखे वहाँ पे तो उस पर जो लैंड उनके नाम ट्रांसफर हुई है उस पर स्टे था। तो जब तक उस पर स्टे था उनको अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए, बॉन्डबाजी बनानी चाहिए थी। फिलहाल हमने अभी वो काम रुकवा। सर्दी का सीजन 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है, लेकिन जितनी बर्फबारी की उम्मीद थी उतनी हो नहीं पाई। अब आगे आने वाले दिनों में भी बर्फबारी नहीं होती है तो उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं और खास तौर पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। जरा देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में मौसम विज्ञान केंद्र ने बर्फबारी मापने के लिए यंत्र लगाए हैं, लेकिन अब हालात ये कि बीते कुछ सालों से यहाँ बर्फबारी का सीजन लगभग खत्म हो चुका है। साल 2014 में जहाँ 57 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई तो अन्य सालों में ये बर्फबारी करीब 18 इंच तक मिली है, लेकिन पिछले 2 सालों में बर्फबारी सिर्फ 1 इंच तक ही सीमित रही है। साल 2023 तो बर्फबारी के बिना ही गुजर गया और 24 में 1 इंच, तो साल 2025 में अब तक सिर्फ 6 सेंटीमीटर बर्फबारी मुक्तेश्वर में हुई है। अब इसी आंकड़े से पूरे प्रदेश में बर्फबारी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसका असर न केवल तापमान पर पड़ रहा है बल्कि इससे ग्लेशियरों का पिघलना भी तेज हो गया है और अन्य गंभीर असर नदियों पर भी दिख रहा है। अभी तक हमारी पिछला जो सीजन गया पोस्ट मानसून का भी, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड रहता है, तो उसमें भी करीब -36 आसपास हमारा डेफिशिएंसी है। वो भी ज़्यादा थी पहले तो, लेकिन जब दिसंबर लास्ट में एक स्पेल अच्छी मिली थी तो उससे वो कम हो गई थी डेफिशिएंसी, लेकिन फिर भी -36% वो है। अब जो जनवरी से शुरू हुआ है तो इसमें भी हमारा काफ़ी डेफिशिएंसी चल रही है, तो -80 के आसपास और इस तरह से चल रहा है। कम बर्फबारी होने के कारण पर्यटन और बागवानी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। बर्फबारी से जहां फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता था, वहीं अब इसकी हालत भी बिगड़ती जा रही है, जिससे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं बर्फबारी कम होने से तापमान भी बढ़ रहा है और गर्मियों के दिन बढ़ते जा रहे हैं। तापमान अभी तक जो अगर जनवरी की बात करें तो ज़्यादातर समय हमारा जो है सामान्य से ऊपर रह रहे हैं, चाहे वो अधिकतम तापमान है या न्यूनतम तापमान है। तो बिल्कुल इसका असर कहीं ना कहीं बिल्कुल पड़ता है, चाहे फसल है, कृषि है, बागवानी है, और इसी के साथ साथ जो रेट ऑफ मेल्टिंग रहेगा स्नो वगैरह का भी, तो उसमें भी वो फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर हायर में रहेंगे तो उसका मेल्टिंग जो है फास्ट रहेगा। उत्तराखंड अपने पहाड़ों के लिए मशहूर है। सर्दियों में बर्फबारी का मजा लेने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। ऐसे में बर्फबारी से न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र को फायदा होता है बल्कि कृषि और बागवानी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब बर्फबारी कम होने से चौतरफा इसकी मार पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
और प्रदेश में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है और इस खेल महाकुंभ की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10,000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस फोर्स के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। ये जवान प्रदेश के हर जिले में उन स्थानों पर तैनात होंगे जहां नेशनल गेम्स हो रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके रुकने के होटलों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी के दृष्टिगत जो कि हमारे द्वारा मांग की गई थी, तो गृह मंत्रालय का इसमें हमको अप्रूवल मिल गया है। तो उन 10 कंपनीज का आज हमको अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है, जिनकी की ड्यूटीज नीड बेसिस पर जनपदों में लगाई जाएंगी। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारी जोरों पर है। देहरादून स्टेडियम को इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ में कई बॉलीवुड सिंगर के साथ गढ़वाल कुमाऊं के वाद्य यंत्र और पहाड़ की संस्कृति की भी झलक देखने को मिल जाएगी। देहरादून में 28 जनवरी को होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारी जोरों पर है। 38वें नेशनल गेम्स के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। ये आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसे खास तौर पर इस इवेंट के लिए सजाया जा रहा है। कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही गढ़वाली, ढोल, दमाऊ, कुमाऊनी, छोलिया नृत्य और जोनसारी कल्चर की अद्भुत झलक भी इस आयोजन में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सचिव लोक निर्माण विभाग जो पंकज पांडे जी, उनको नोडल बनाया गया है इसके लिए, और वो इसकी कई मीटिंगें कर चुके हैं। और यहाँ पर किस तरह से क्या व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री जी के आने की बात जो हो रही है उसमें उनका क्या प्रोग्राम होगा, यहाँ पे बाकी अन्य कार्यक्रम जो होते हैं वो किस लेवल के होंगे, ये सब कुछ चीज़ें जो है उनके स्तर से की जाए। हमारे पांडवास बैंड जो है वो कंटिन्यूस, अभी आपने देखा होगा हमारे पूरी टीम के साथ, खेल की टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं। साथ में इसमें पवनदीप राजन आ रहे हैं और जुबिन नौटियाल जी का तो आपने नाम सुना ही है कि वो भी आ रहे हैं। ये आयोजन न सिर्फ खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मौका है। 28 जनवरी को देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राज्यवासियों में गजब का उत्साह है, क्योंकि प्रदेश में इस नेशनल गेम्स के दौरान करीब 10,000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।